हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार यादव आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं अब आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा क्या आपके क्वेश्चंस होंगे जो डीपीपी के, उसे सॉल्व कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स वाले। तो देखो, चाहे वो नेशनल लेवल का कोई एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी आप गवर्नमेंट जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें बैठ जाओ, अगर सिलेबस में थर्मोडायनेमिक मेंशन है तो आज जो डीपीपी हो रही है, इवन जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स की डीपीपी होगी, जीरो लेवल से अपर लेवल तक का पूरा उसमें इंक्लूड होगा। और आप उतना कर लोगे तो किसी भी एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स आपका छूटेगा नहीं। मैं ये बता रहा हूँ किसी भी स्टेट का होगा, ठीक है। तो बेफिक्र होके इस पूरे के पूरे टॉपिक को कर लीजिएगा। डीपीपी नंबर पहला शुरू कर रहा हूँ, आखिरी तक लेके चलूंगा, आखिरी लेवल तक। चलिए पहले नंबर के सवाल पे चलते हैं। तो सबसे बेसिक सवाल ही होता है यूनिट कन्वर्जन का। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा यूनिट कन्वर्जन, लीटर का, प्रेशर का, गैस कांस्टेंट का, ये जूल, लीटर एटीएम, लीटर बार, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। आप जाके थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स चेक करिएगा, पहले पेज पे ही है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग चलो करते हैं। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3000 हमारा जो जूल है वो कितने लीटर एटीएम के बराबर है, या फिर इक्वल है या लेस देन है, ये बात है। तो पहले हम जूल को कन्वर्ट कर लें इसमें। तो मेरे पास में मुझे मालूम है कि 1 लीटर एटीएम बराबर कितना होता है, 101.3 जूल। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और रिपीट होगा तो आपको ध्यान भी आ जाएगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि 3000 जूल को लीटर एटीएम में कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर मैच करा लूंगा कि कितना मेरा आ रहा है और कितना दे रखा है, ठीक है भाई। तो इस पे चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए 3000 जूल है, उसको कन्वर्ट करना है। तो अब इस हिसाब से अगर मैं कहूं, इस हिसाब से मैं कहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं 3000 जूल। तो मैं यहाँ पे लीटर एटीएम का गुणा कर दूं। देखो कन्वर्जन ऐसे ही किया जाता है जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, आप जिसकी यूनिट लानी है लीटर एटीएम में लानी है ना, तो लीटर एटीएम का गुणा कर दीजिए और लीटर एटीएम का भाग कर दीजिए, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अब देखिए, लीटर एटीएम ऊपर भी है, लीटर एटीएम नीचे भी है। अब जूल को उड़ाना है, तो जूल को उड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जूल लाना पड़ेगा। तो जूल गुणे लीटर एटीएम, और देखिए अब नीचे लीटर एटीएम को किस में कन्वर्ट कर दूं, 101.3 जूल में कन्वर्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 101 इसमें जूल में कन्वर्ट कर दूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब ये जूल से ये वाला जूल कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, क्या बचा आपका यहाँ पे, ये बच गया 3000 डिवाइड बाई 101.3, और ये क्या है, लीटर एटीएम। ये किसके बराबर आया, 3000 जूल में को मैंने कन्वर्ट किया है, मतलब 3000 डिवाइड बाई 101.3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके मोबाइल से बता देता हूं, इवन आप चेक कर लेना खुद ही अपने फ़ोन में। और ये आपका हो गया 3000 डिवाइड बाई 101.3, ये 2961। ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, ये वैल्यू आपको मिली है बराबर 2961 लीटर एटीएम। इतनी वैल्यू आपको मिली है भाई, 3000 जूल कह लो या 29.61 लीटर एटीएम कह लो। तो अब बताओ मुझे कि 29.61 लीटर, जो 61 लीटर एटीएम है वो 30 के बराबर है, 30 से छोटा है, या 30 से बड़ा है। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या दे रखा है, 30 30 तो 30 के बराबर है नहीं, ना ऑफ दिस है नहीं ये वाली में, तो क्या है, 30 से छोटा है ना। तो 30 से छोटा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 30 बड़ा है, मतलब ये 29.61 बड़ा है किससे, ये छोटा है किससे, 30 से, ये ठीक है। तो मैंने क्या किया था, 3000 जूल को कन्वर्ट किया पहले लीटर एटीएम में, ठीक भाई। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, आपसे पूछा जाता है यूनिट वाले, आप अगर छोटे मोटे एग्जाम में बैठते हैं तो आंसर आ जाए आपका, आ जाएगा बी। चलिए ऐसे ही पैटर्न पे एक और सवाल है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए, एक बार ध्यान से सवाल को पढ़िए। देखिए ध्यान से देखिए इसको, एक दो सवाल तो यूनिट वाले होने चाहिए। देखो जूल है, 1 जूल को उसने
लीटर बार में कुछ लिख दिया है, और जो पावर m के n है उसकी वैल्यू कह दिया कि -1 है, तो m की वैल्यू बता दो क्या होगा, m की वैल्यू। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, पहले तो मुझे मालूम होना चाहिए कि एक जो हमारा लीटर बार है, यहाँ पे 1 लीटर बार वो कितने जूल के बराबर होता है, तो 100 जूल के बराबर होता है। नोट करके अपने कॉपी में इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये चीज 1 लीटर बार हमारा कितना 100 जूल के बराबर हो गया। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो 1 जूल बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 जूल बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 1/100 लीटर बार। ठीक, तो इसको मैं और भी तरीके से लिख सकता हूं, 10 पे घाते -2 लीटर बार, ऐसे लिख सकता हूं ना। किसके बराबर, 1 जूल के बराबर। बोलो भाई, लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। और यहाँ पे क्या है, m के पावर n लीटर बार। तो ठीक है, इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो कह रहा है m के पावर n लीटर बार। तो जो m के पावर n है वो 10 के घाते -2 है, 10 पे घाते -2। तो मैं इसको साइड में ले आऊं। देखो m के पावर n बराबर क्या है, 10⁻²। और ये कह रहा है कि जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू जो है वो -1 है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू ये था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ये ऐसे लिख सकता हूँ ना। n को यहाँ बोला है -1 करने को, तो -1 कर दिया, और ये वाली जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो m की वैल्यू है। तो जो m की वैल्यू है वो m बराबर क्या दिख रहा है आपको, 10 के पावर 2। बोलो यार, 10 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 100। तो आपका क्या आ जाएंगे सर, 100। देखिए क्या था, कितना लॉजिक था, सवाल था। n बराबर -1, तो -1 कर दिया तो एक पावर कितना आएगा, 10 के घाते -2 ही तो है टोटल। पावर -1 कर दिया तो 10 के पावर 2 करना पड़ेगा, 10 के पावर 2 का मतलब क्या, 100 है। आसानी से हो जाएगा भाई, बोलो यार। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आपको भाई, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको समय देना पड़ेगा। द करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन अमंग द फॉलोइंग। तो देखो इस तरीके के जो सवाल होते हैं, इसके लिए पहले आपको मैक्सवेल जो मैजिक बॉक्स है वो आपको आना चाहिए। मैजिक बॉक्स मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं, और यहीं पे बोर्ड पे पढ़ा भी रहेगा। दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है। इवन मैं ट्राई करता हूँ, एक बॉक्स ही ले लेता हूँ, मैं एक बॉक्स ही ले लेता हूँ। देखो भाई ध्यान से, ये आपको बनाना आना चाहिए, इवन आपको आता भी होगा। ठीक है, जिस तरीके से एरो है उसी हिसाब से आपको एरो रखना होगा। यहाँ पे S, यहाँ पे P, यहाँ पे V, यहाँ पे T। जिस हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया वैसे आपको अरेंज भी करना होगा। ठीक है, आप कह सकते हो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, यहाँ पे H लिखिए, यहाँ पे G, हे गॉड अभी उठा लो। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां जहां पे जो चीज रखी गई वहीं पे आपको रखना है। हे G फॉर गॉड अभी उठा लो। ठीक है, ये आपको मैजिक बॉक्स का कोऑर्डिनेट, ये सब पैरामीटर आपको मालूम होनी चाहिए, कौन कहां से जाएगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि जो H है इसके लिए एक इक्वेशन बना लीजिए। तो जब इक्वेशन बनाने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो DH लिखोगे। DH बराबर, देखो लेफ्ट में और राइट में क्या है, S है, तो मैं DS लिख दूं और DP लिख दूं। यहाँ पे देखो S था और P था, तो मैं उसको DS और DP के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देखो S से एरो दूर जा रहा है, दूर कहां जा रहा है, T के पास में। जब दूर जाएगा तो प्लस लिखोगे और पास आएगा तो माइनस लिखोगे। तो यहां से दूर जा रहा है तो प्लस का, और जा किसके पास में रहा है, T के पास में। देखो T के पास में आया है, और P के पास आते हैं। P से एरो दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो प्लस, और किसके पास जा रहा है, V के पास में। तो पहला समीकरण आपका बन गया TDS प्लस VDP। ठीक है,
अब दूसरा ऐसे ही जी के लिए बना लेते हैं, ये जल्दी जल्दी बना लेते हैं। अब इसके लेफ्ट और राइट में क्या है, पी और टी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए डी पी और यहाँ पे लिख दीजिए डी टी, डी पी और डी टी। अब पी से एरो दूर जा रहा है, कहाँ, वी के पास में, तो प्लस का वी डी पी है ना, और टी के पास आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एस से आ रहा है, तो माइनस एस डी टी। लेक्चर में पूरी तरीके से अच्छे से समझा रखा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी पूरे के पूरे अभी थर्मोडायनेमिक्स के डीपीपी नंबर 1 में, ठीक है, इवन अभी बहुत जरूरत पड़ेगी। ए के लिए मैं क्या लिख दूं, डी ए बराबर क्या हो जाएगा, डी वी, क्योंकि लेफ्ट और राइट में लिखना है मुझे, डी वी और डी टी लिख दिया। अब मैं वी को पकड़ूं तो वी के पास आ रहा है एरो, तो पास पे मैं बोला माइनस, और आ कहां से रहा है, पी से आ रहा है, तो माइनस का पी, और यहां पे क्या हो जाएगा, टी के पास कहां से आ रहा है, माइनस का एस, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इस हिसाब से चलें तो यू के लिए देखो, तो लेफ्ट और राइट में डी यू बराबर इधर देखिए डी एस और इधर देखिए डी वी। तो आपको ये देखना होता है कि एरो कहां से आ रहा है, एस को पकड़ूंगा तो एस से एरो दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो प्लस, तो टी, प्लस का टी, और पास आएगा तो माइनस, तो पास आ रहा है वी के पास में, कहां से, माइनस पी से, माइनस पी। तो ये आपके 4 समीकरण बन गए, ये आपके 4 समीकरण बन गए। ठीक है, अब इसी समीकरण के बिहाफ पे ही आपको आगे के सवाल करने हैं। देखिए आगे चलें, सवाल की तरफ ले आऊं। देखिए सवाल क्या पूछा था आपसे, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन अमंग द फॉलोइंग इज। देखो यहाँ पे डेल यू, डेल एच, डेल जी और डेल ए, यही है ना, डेल यू, डेल वी, डेल एच, डेल वी, ये। अब देखो यहाँ पे एस कांस्टेंट है, चलते हैं हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। पहले वाले में एस कांस्टेंट कह रहा है, यहाँ पे आते हैं डेल यू वाले में। आप ऐसे कर सकते हो, डेल यू अपॉन में एस को कांस्टेंट किया वी के रिस्पेक्ट में, डेल वी एस कांस्टेंट, ये दिया हुआ है ये। तो अगर आपको लंबा रास्ता अपनाना है तो लंबे रास्ते के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में आपको डेल वी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। पहले लंबा रास्ता बताता हूं, फिर छोटा रास्ता बताता हूं आपको, और ये पहले ही डीपीपी में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी डीपीपी में मैं तेज भगाऊंगा। ठीक है, अब देखिए डेल यू से डेल वी से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो कांस्टेंट एस पे, डेल वी से डिवाइड कर दो कांस्टेंट एस पे, डेल वी से डिवाइड कर दो कांस्टेंट एस पे, डेल वी से डेल वी कैंसिल आउट, खत्म कहानी, ये खत्म हो गया भाई, बोलो। और एस कांस्टेंट है, यहाँ पे खत्म का मतलब 1, और एस कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता, तो ये वाला कहानी 0, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पी। डीवी से डीवी 1 और एस का डिफरेंशिएशन डीएस है ना, एट कांस्टेंट एस पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, तो ये आ गया। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट लगा रहता है वो वाली वैल्यू क्या हो जाती है, 0। देखो अगर एस कांस्टेंट है तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। यहाँ पे देखो अगर v कांस्टेंट होगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर p कांस्टेंट है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या कांस्टेंट दिया है। तो ये वाली वैल्यू अगर s कांस्टेंट पे 0 हो गई तो dv से डिवाइड है तो बचा क्या, माइनस का p बचा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है ये वाली वैल्यू माइनस का p होगा। यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, माइनस का p, माइनस का p देख रहे हैं, माइनस का p आया हुआ है, माइनस का p। ठीक, अब इसको चेक करना है, चेक करना चाहते हो, चेक कर लो। डेल एच डिवाइड बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस, देखो क्या है, डेल एच डिवाइड बाई डेल वी कांस्टेंट एस, डेल एच डिवाइड बाई डेल वी कहीं नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे ds है या डेल एस है या dp है, और वो कह रहा है डेल एच डिवाइड बाई डेल वी। देखो इस समीकरण से ये बन ही नहीं रहा है, बनेगा ही नहीं, गलत समीकरण है वो, तो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है। इस तरीके से ऑप्शन चेक करोगे तो तीसरा चौथा भी ऑप्शन आपको गलत दिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का पहला हो जाएगा, थर्ड का पहला हो जाएगा। तो जो समीकरण आपने चारों इक्वेशन बनाया उसका बार बार यूज होगा, यूटिलाइज होगा वो बार बार। जो वैल्यू कांस्टेंट लिखा रहेगा बाहर वो क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो एस अगर कांस्टेंट है,
एस अगर कांस्टेंट है तो उसका ds क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, वहां भी 0 हो जाएगा, है ना। चलते हैं आगे, 3 नंबर से 4 नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू 1 मोल ऑफ मैक्सवेल रिलेशन दे रखा है, हेंस फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू बताइए। अच्छा सवाल है, सवाल अच्छा है। देखिए आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है तो पी वी इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं आर टी, क्योंकि n बराबर 1 कर दिया है उसने, है ना। अब देखो डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है और कह रहा है ये वाली जो चीज है इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। तो ये यहां पे हमें देखो फंक्शन p दिख रहा है, p दिख रहा है और हमारे आइडियल गैस में मुझे p दिख रहा है, तो इसके बिहाफ पे काम कर सकता हूं मैं। मतलब अगर इसकी वैल्यू जो निकाल लूं, इसकी वैल्यू मान लीजिए x आ गई, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, x ही आएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बोलो भाई, तो मैं इसकी वैल्यू निकालना मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि मुझे फंक्शन दिख रहा है p, मेरे आइडियल गैस में भी p है, तो मैं p के फॉर्म में इसको बदल दूं, p बराबर आर टी बाई वॉल्यूम, p बराबर आर टी बाई वॉल्यूम। अब किसके रिस्पेक्ट में चाहिए मुझे, ये देखिए डेल अपॉन में डेल टी, p की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, आर टी बाई वॉल्यूम, और ओवरऑल कांस्टेंट क्या कह रहा है, ओवरऑल कांस्टेंट वॉल्यूम, यही है ना, जहां p था वहां आर टी बाई वॉल्यूम मैंने कर दिया भाई। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट हमारा, r हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट, तो r बाई वी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, r बाई वी बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या अंदर, डेल टी बाई डेल टी, तो डेल टी क्या हो जाएगा 1, तो बच गया क्या, r बाई वी वैल्यू आ गई। और r बाई वी का कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, r बाई वी का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहां से हम रीअरेंज कर सकते हैं p और t के टर्म में, यहां से रीअरेंज करिए, तो r बाई वी को मैं क्या लिख सकता हूं, r बाई वी को मैं लिख सकता हूं p बाई टी। देखिए अगर मैं यहां से अरेंज कर दे रहा हूं इसको, r बाई वी है ना, r बाई वी को मैं p बाई टी, तो यहाँ पे जो r बाई वी है इसकी वैल्यू मैं p बाई टी भी बोल सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए p बाई टी ये वैल्यू आपको एक गिवन दिख रही है, तो चाहे इसकी वैल्यू p बाई टी कह लो, चाहे इसकी वैल्यू p बाई टी कह लो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर ही आएगी। बोलो भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, तो आप इसको लेके नहीं परेशान होना है, इसके बराबर ये तो दे रखा है, आराम से हो जाएगा कहानी। अच्छा सवाल है भाई। सवाल नंबर 5 पे आप लोग आइए और इसको समझने की कोशिश करिए। कह रहा है फ्रॉम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक जो रिलेशन है उसके हिसाब से पूछ रहा है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, द वैल्यू ऑफ P, प्रेशर की वैल्यू आप कह रहा कि किस में मिलेगा, G और U, G और A और U और H और E, ये G फॉर गिव्स एनर्जी है, U फॉर इंटरनल एनर्जी है। कह रहा कि प्रेशर किस में मिलेगा, तो चलिए देखिए वो चारों इक्वेशन में देखिए प्रेशर कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है। इसको देखिए, कलम को, रेड पेन को देखिए, एक तो हमें यहाँ पे T दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, और हमें चाहिए क्या, प्रेशर चाहिए, प्रेशर। यहाँ पे देखिए हमें वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे एंट्रोपी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए प्रेशर दिख रहा है मुझे, तो मैं इस वाले इक्वेशन से प्रेशर तो फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर है कि मैं इस वाले इक्वेशन से प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो ए हो गया हमारा एक। और यू वाले में भी देखिए प्रेशर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ से भी मैं प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ए और यू जो है आपको प्रेशर दे सकता है। ये जो इक्वेशन है दोनों, इन दोनों इक्वेशन से आपको प्रेशर मिल सकता है अगर आप थोड़ा बहुत रीअरेंज कर दो। तो वही वो कह रहा है कि बताइए कौन से मैक्सवेल इक्वेशन से आपको प्रेशर मिल सकता है। तो इनमें तो कहीं प्रेशर है ही नहीं। आगे देखिए T है, आगे देखिए V है, V है, S है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, A और U हो जाएगा, A और U। तो A और U, ये आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जिन लोगों को आता है वो लोग वीडियो स्पीड में कर लेंगे, 2.0 कर लेंगे, कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी देख लेंगे बस। ठीक है, छठे नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू,
अब इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है, डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, कह रहा है कि इनमें से किसके बराबर है वो, इनमें से किसके बराबर है। तो पहले तो आप डेल जी बराबर जो वैल्यू आपने देखा है वो वैल्यू लिख लीजिए, डेल जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी, या तो यहीं पे जल्दी जल्दी बना लिया करिए, डेल जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, ये है इक्वेशन, समीकरण यही है। तो कह रहा है कि कांस्टेंट P, तो देखो जो कांस्टेंट दिया रहे उसको जीरो कर दिया करो, उस वाले लाइन को, ये वाला P कांस्टेंट है तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो, और T से डिवाइड किया है, D से डिवाइड कर देगा तो क्या बन जाएगा आपका, S बच जाएगा, कांस्टेंट P पे क्या बच जाएगा, माइनस का S। तो ये कह रहा है कि इसके लिए अगर माइनस एस की वैल्यू आ रही है तो इनमें से भी बताइए किसके लिए वैल्यू माइनस एस आनी चाहिए। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। अब आपका टास्क क्या है, माइनस का एस ले आना, एंट्रोपी। देखिए डी ए बराबर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे डी ए बराबर देखिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है, डी ए बराबर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे डी ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, लाल पेन यूज कर लेता हूं, डी ए बराबर, मैं एंट्रोपी, ये मुझे लाना है, ये मुझे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, V को क्या करूंगा भाई, डी ए बराबर डी टी से डिवाइड कर दूं और कांस्टेंट वॉल्यूम को कर दूं तो माइनस एस मुझे मिल जाएगा। बोलो यार, अरे बोलो, मैं अगर dt से डिवाइड कर दूं और कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट करते dv वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, और dt हमारा नीचे आ गया तो बचा क्या, माइनस s। तो ए टी डेल ए बाई डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसी की वैल्यू आ रही है माइनस का s आ रही है। तो डेल ए बाई डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला देखिए कोई ऑप्शन है क्या, डेल ए बाई डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन है जिसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, माइनस का s, माइनस का s। और बाकी भी आप वैल्यू निकाल के देख सकते हो, इसी तरीके से बाकी भी वैल्यू आप चेक कर सकते हो भाई। तो अब आपको ये देखना है कि इसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू इन चारों में से किसकी मिल रही है, तो इसकी मिल रही है। ठीक है भाई, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, अभी पहली डीपीपी है, बार बार करने से आपको ध्यान आ जाएगा। और ये मैजिक बॉक्स आप इसको फटाफट बनाना सीख जाइएगा, ये बहुत जरूरी चीज है इस थर्मोडायनेमिक्स के लिए। चलते हैं भाई 7वें सवाल पे, फिर देखिए वही सवाल है, ये मैक्सवेल का रिलेशन है, मैक्सवेल का। देखिए मैक्सवेल के जो चार इक्वेशन आपने बनाया था उन्हीं चारों की मदद से मैक्सवेल का रिलेशन बनते, तो देखिए कैसे बनते, मैजिक बॉक्स से ही बनेगा। तो मैं मैजिक बॉक्स पहले बना देता हूं, ये बार बार आएगा भाई, बार बार आएगा, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में खूब घूमता फिरता नजर आएगा, एस पी ठीक है, इतने से काम हो जाएगा। तो देखो ऐसे चलना होगा पैरेलल में, तो ऐसे चलना होगा इधर भी, दोनों ऐसे ही चलना होगा आपको, ऐसे। अगर एरो देखो दोनों एरो एक ही दिशा में है, या फिर मैं एरो का कलर यहाँ पे लाल ले लूं, तो अगर ऊपर जा रहे हो तो इधर भी आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कह दूं ग्रीन कलर, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मुझे नीचे से भी इधर, तो मुझे दिशा हमारी सेम रखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैं इधर आना चाहता हूं तो मैं इधर आऊंगा, तो मैं इधर से भी इधर आऊंगा, तो मेरा एरो बिल्कुल वैसा होना चाहिए। तो चलिए आपसे कह रहा है डेल एस और डेल पी, तो देखो एस और पी ए है, तो मतलब ये ग्रीन वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ग्रीन वाली, इसको फॉलो करना है, इसके हिसाब से हमें काम करना है, ग्रीन वाले के हिसाब से। ठीक है भाई, तो मैं बाकी का रफ कर देता हूं, बाकी का रफ कर देता हूं, बाकी का रफ कर देता हूं। देखिए अब, देखिए अभी तरीका देखिए कैसे करना होता है। जहां पे इसका पुछ है, टेल है, वहां से शुरू किया जाता है। तो देखिए डेल एस लिखिए और जहां तक गया है उसको डिवाइड में करिए, डेल पी लिख दीजिए, डेल एस
और इसको डेल पी कर दीजिए, ठीक है। और बराबर नीचे पुछ से डेल वी और कहां तक गया, डेल टी पे, डेल टी ऐसे कर दीजिए, सबसे पहले ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाले के हिसाब से आपको कांस्टेंट लगाना है, ऊपर वाले के हिसाब से। और मैं एक बोला था क्या कि दूर जाएगा तो प्लस, पास आएगा तो माइनस। तो ऊपर देखो एस है, एंट्रोपी से दूर जा रहा है कहां, टी पे, तो प्लस का क्या आ जाएगा, टी, ठीक है। और देखो v कहां है, यहां पे है, तो v के पास आ रहा है, एरो देखो पास आ रहा है v के, तो माइनस का, और आ कहां से रहा है, p से, माइनस का p। तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सवेल का इक्वेशन। ऐसे ही 4 मैक्सवेल के इक्वेशन बनते हैं, एक ऐसे गया तो एक वापसी 2, और एक ऐसे 3, और एक वापसी ऐसे 4 मैक्सवेल रिलेशन बनते हैं। तो अभी तो एक ही का पूछा तो हमने एक का बता दिया, तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है बताइए, डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p। आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आसान था, इजी था भाई। 7 नंबर हो गया आपका। 8 नंबर पे आइए। 8 नंबर पे कह रहा था चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज मतलब डेल एच, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर डेल पी, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी बराबर क्या होगा। देखिए भाई, एंट्रोपी को कांस्टेंट करके डीपी से डिवाइड किया है, एंट्रोपी को कांस्टेंट करके डीपी से डिवाइड किया है। एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, डीएस 0 हो जाएगा अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है, और डीपी से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा केवल और केवल वॉल्यूम। केवल क्या बचेगा, वॉल्यूम। आपको ये ध्यान देना होता है कि नीचे जो डिवाइड किया है उसके आगे क्या है। देखो डीपी से डिवाइड किया था ना, देखो ध्यान से देखो, यहां पे कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, तो जो डिवाइड में है उसके आगे वाली वैल्यू आती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। यहीं पे आपको एक बात मैं समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे क्या है, ऐसे लिखा हुआ, रैंडम मैं कुछ लिख देता हूं, रैंडम डेल एस, मैं रैंडम लिख दे रहा हूं, डेल यू अपॉन में डेल एस कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर बताइए क्या होगा। ऐसे रैंडमली मैंने लिख दिया। तो ध्यान देना आपको कि जब ऐसे सवाल आए तो पहले पहचान जाओ कि u वाला इक्वेशन लिखना है हमें, और ये जो s है जो डिवाइड हुआ है उसके आगे क्या है, डिवाइड क्या है, डेल s, तो डेल s के आगे क्या लिखा गया, t, तो इसकी वैल्यू t लिख देना, चुपचाप t लिख देना, खत्म कहानी। जैसे ऐसे लिखा हो, डेल u अपॉन में डेल v, डेल u अपॉन में डेल v, और एट कांस्टेंट s की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो देखो डेल v के आगे क्या लिखा हुआ है, डेल v के आगे लिखा हुआ माइनस का p, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का p, खत्म कहानी। जिससे डिवाइड होगा उसके साथ में जो मल्टीप्लाई किए हो ना वही वैल्यू चिपका देना, सही हो जाएगा आपका। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि डेल्टा क्या था, द चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो प्रेशर हमारा क्या था, डिवाइड में था ना, प्रेशर डिवाइड में है, देखिए एंथैल्पी में प्रेशर डिवाइड में है, तो उसके आगे क्या है, वॉल्यूम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस नंबर पे है आपका, देखिए वॉल्यूम कहाँ है, वॉल्यूम बी नंबर पे, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये तरीका है कि जिससे डिवाइड होगा उसी के सामने वाले की वैल्यू को चेप देना होता है, ठीक है भाई। 8 नंबर आपका ये हो गया। चलिए 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल आपको मिलते हैं भाई, कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा बहुत ही सवाल ऐसे आते हैं। देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब आप खुद बताओगे, देखो कह रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंट्रोपी। मैंने क्या बोला था कि जिससे आप डिवाइड करें उसके सामने वाले को चिपका दीजिएगा। अब डेल एस से डिवाइड किए हो तो डेल एस के सामने जो होगा उसी को चिपका देना साइन के साथ में, प्लस या माइनस के साथ में। देखो डेल यू बराबर क्या होता है, देखो यहां पे ध्यान से, डेल यू बराबर क्या होता है,
डेल यू बराबर क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो ds के सामने क्या है, टेम्परेचर। ds के सामने देखो क्या है, टेम्परेचर। तो आंसर क्या आता है आपका, टेम्परेचर आता है। क्या आंसर आता है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे 9 नंबर पे आपका क्या हो जाता है, वो टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, आसान है ना, ऐसे ही सवाल आते हैं भाई। चलिए देखिए 10 नंबर देखते हैं। चेंज इन वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ध्यान से देखिए, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल डेल्टा जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अब आपको मालूम चल गया कि प्रेशर के सामने जो लिखा गया है वही आंसर है हमारा, डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप देखिए प्रेशर के सामने क्या लिखा है इस इक्वेशन में, डेल्टा जी वाले इक्वेशन में प्रेशर के सामने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। डेल्टा जी ये है ना, प्रेशर के सामने क्या लिखा है, वॉल्यूम। प्रेशर के सामने वॉल्यूम, प्रेशर के सामने वॉल्यूम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वॉल्यूम आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे वॉल्यूम। तो क्या है यहाँ पे 10 नंबर में पहला, 10 नंबर का आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करते 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 इतना समय पहले में लगा, दूसरे तीसरे में कम लगेगा, जल्दी जल्दी होगा। तो आपको अगर आता है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जिसको नहीं आता है वो देख लेगा, और जिसको एकदम नहीं आता है एक बार वो थर्मोडायनेमिक का लेक्चर पढ़ लेगा भाई। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब अगले डीपीपी में मिलेंगे जल्दी ही। डीपीपी हमारा नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2 नंबर पे आते हैं और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कराते हैं। अब हर दिन आपका एक एक डीपीपी मैं अपलोड करता चला जाऊंगा। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिएगा। अभी क्या है कि जितने सवाल उसमें पढ़े हुए हैं वो सॉल्व होंगे, फिर जितने भी एग्जाम हो रखे हैं उन सारे एग्जाम के पीवाईक्यू भी इसी बैच में हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बैच के साथ में अपना नाता बनाए रखिए जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो। ठीक है भाई, आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।